सो हेलो एवरीवन, आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर तक हम लोग लेक्चर नंबर 9 तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे कि कोई भी चार्ज कन्फिगुरेशन के लिए, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे हम लोग अलग अलग पॉइंट पे उनके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग देख चुके थे। और पोटेंशियल जो होता था वो एक स्केलर क्वांटिटी होता था, जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होता था, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होता था। और अगर हमें कहीं पे भी अगर बहुत सारे चार्जेस की वजह से चाहिए तो हम लोग इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिख के उनको हम लोग ऐड कर देते थे। अब अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो फोर्स जो था वो दो चार्ज के बारे ऊपर प्रॉपर्टी था, पोटेंशियल एनर्जी भी दो चार्ज के ऊपर प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज का प्रॉपर्टी था, पोटेंशियल भी एक सिंगल चार्ज का प्रॉपर्टी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल, इन दोनों में डेफिनेटली कोई रिलेशन है और वही आज हमारा चैप्टर की शुरुआत है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक जनरल डेरिवेशन बताऊंगा, जनरल डेरिवेशन नहीं, एक लॉजिकल बात बताऊंगा कि क्या करते हैं हम लोग। उसके बाद एनसीईआरटी में इसका एक डेरिवेशन दिया गया है, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो हम लोग रिलेशन बिटवीन ई एंड बी एनसीईआरटी के हिसाब से भी करेंगे, है ना। तो मैं आपको पहले एनसीईआरटी के हिसाब से बता देता हूं, उसके बाद हम लोग कैसे एंट्रेंस के लिए उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं वो समझेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बोला गया ना, सपोज नीचे में कोई एक ऐसे सरफेस है या फिर प्लेट है, ऐसे समझ लो कि नीचे में कहीं पे एक ऐसे सरफेस या फिर प्लेट रखा गया है। ये सरफेस के ऊपर ना हर एक पॉइंट में इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है भी, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है भी हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसी तरह ऊपर में और एक सरफेस बना हुआ है, यहां पे और एक सरफेस इस तरह से बना हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल है इस वाले सरफेस के ऊपर, वो पोटेंशियल है भी प्लस डी भी, पूरा का पूरा। इस पूरा सरफेस के ऊपर कहीं पे भी पोटेंशियल देखो तो भी प्लस डी भी है, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे है भी प्लस डी भी हर एक जगह पे। अच्छा, और हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा कहीं ना कहीं, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कुछ ऐसे वाले डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करेंगे क्या ना, हम लोग एक 1 कूलम चार्ज को, एक 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज को यहां से माइग्रेट करवाएंगे और ट्रांसफर करवाएंगे इस वाले प्लेट पर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग ना, दो सरफेसेस है, नीचे वाले सरफेस का पोटेंशियल है भी हर एक पॉइंट पर, ऊपर वाला सरफेस का पोटेंशियल है भी प्लस डी भी हर एक पॉइंट पर, और इनके बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ऐसा खाली मजाक की बात नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, ये वाला डिस्टेंस दोनों के बीच में, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन dx, ठीक है। सो यहाँ पे पोटेंशियल है भी और यहाँ पे पोटेंशियल है भी प्लस dv, है ना। ध्यान से समझते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि वी आर ट्रांसफरिंग दिस चार्ज प्लस 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द प्लेट भी टू द प्लेट भी प्लस dv। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इन ऑर्डर टू नाउ ए पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन और इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सरफेस भी टू भी प्लस डीवी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा ना, F इक्वल्स टू 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई होता है, और इसका डायरेक्शन किधर आएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इज dx, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो देयरफॉर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। सेम डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ऊपर करवा रहा हूं तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो एफ ई इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0, एफ ई का वैल्यू है ई इंटू डी एक्स। दिस इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें क्या पता है ना, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन हो रहा है तो दैट इज इक्वल्स, नेगेटिव ऑफ दैट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
हमें क्या पता है ना, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, we know everything, like we know change in potential energy equals to negative of work done by electrostatic force. ठीक है, चेंज इन मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन का वैल्यू तो ये आ गया है, तो E इंटू डी एक्स। अच्छा, फाइनल कहाँ पे गया ना, पोटेंशियल V प्लस dV है, तो देयरफॉर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, +1 कूलम चार्ज, तो 1 इंटू V प्लस dV, ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे पोटेंशियल V है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1 इंटू V। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो इस सरफेस पे पोटेंशियल था V और चार्ज है +1 कूलम, तो उसका पोटेंशियल, तो फाइनल मिल गया, इनिशियल मिल गया, डाल दो। U फाइनल इज V प्लस dV माइनस U इनिशियल इज V, दिस इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी एक्स, तो V एंड V कैंसल आउट, इधर dV equals to minus E dx, so therefore E equals to minus dV by dx. This is the derivation that is given in your NCERT, and this is the derivation that you need to remember all that. Clear? This is the relation between electric field and potential. Electric field and potential. इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ध्यान से सुने। इसको कैसे बोला गया ना, ध्यान से सुने। इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या तरीके से ना, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू dV बाई dx का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, सिंपल सी बात है, वैल्यू इतना होगा। और ये जो dV बाई dx है, dV बाई dx को मैं क्या बोल सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में ना, दिस इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, विथ डिस्टेंस। तो अगर कभी भी तुम्हें पोटेंशियल पता है, V एज ए फंक्शन ऑफ x पता होगा, तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं। और इसी को बोला जाता है, ये dV बाई dx, जब भी कोई चीज को हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल देंगे। यहाँ पे पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस से, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है ना, हर एक लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल राइज हो रहा है। ये हो गया मैग्नीट्यूड की कहानी। दूसरा कहानी है, हम लोग डायरेक्शन क्या लिखेंगे ना, याद करो हम लोग का नेगेटिव साइन आया था। क्या आया था, नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, the negative sign indicates that electric field जो है, electric field is in the direction of decreasing potential, in the direction of decreasing potential। ये पोटेंशियल जिधर डिक्रीजिंग होगा उस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे कि सपोज कोई एक प्लेट है यहाँ पे +7 वोल्ट का और एक कोई प्लेट है यहाँ पे +5 वोल्ट का, तो हमें पता है तो प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। डिक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द रिलेशन वी गॉट, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx, एंड दैट माइनस dV बाई dx में मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, dV बाई dx कर दो, सिंपल सी बात है ना। और उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन किधर है ना, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उस वाले डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बट ये एनसीईआरटी का कुछ मेन डेरिवेशन है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का डायरेक्ट डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिराइव एनी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। 2 प्लेट चूज करेंगे सरफेस, एक का पूरा का पोटेंशियल है V, दूसरा का पोटेंशियल है V प्लस dV, डिस्टेंस कुछ dx, इस तरह से। क्लियर है पूरा? ये एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन है जो कि आपको याद रखना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, ये प्रॉपरली काम का चीज तो ये है, काम की बात
है ना। वो हो गया आपका बोर्ड एग्जाम की बात। अब हम लोग करेंगे काम की बात। काम की बात ध्यान से सुन। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है कि भाई साहब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि हमारा इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे मैं लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज यहां पे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे डी यू लिखता तो यहाँ पे क्या आता, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, इसको ऐसे लिख सकता था माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ऐसे लिखता मैं, है कि नहीं। डी यू का वैल्यू अगर मैं एफ का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट होता तो ये सब वर्क पर एनर्जी में हम लोग पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही लिखते हैं ना, एफ इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, तो ऐसे हो जाएगा डी यू का वैल्यू। ओके, तो अगर कभी भी मुझे फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ये माइनस है इधर ले आओ, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ये डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, इट इज द पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, याद है हम लोग पढ़ चुके थे, पार्शियल डेरिवेटिव होता है ये चीज। मतलब जब ये सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्स के अलावा बाकी सब चीजों को क्या मानना है, कांस्टेंट। सिमिलरली अगर एफ का वाई कंपोनेंट चाहिए तो क्या करूंगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई। मतलब यहाँ पे हम लोग y के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। अगर z चाहिए तो क्या करो, माइनस डेल u बाई डेल z। इस तरह से हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता हो तो। अब ध्यान सुन, ये जो एफेक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज अगर कोई चार्ज q है, कोई चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट, मैं बोला कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर और चार्ज q इज प्लेस्ड, उसके अंदर चार्ज q को रख दिया, तो जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा ना, q इंटू ई का एक्स कंपोनेंट, है कि नहीं, q इंटू ई का एक्स कंपोनेंट, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल u। पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं ना, q इंटू भी, भी क्या है यहाँ पे, v इज द पोटेंशियल, v इज द पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डेल एक्स। सिमिलरली एफ वाई के बदले q इंटू ई वाई लिख सकता हूं और इसका वैल्यू क्या होगा ना, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ q इंटू भी। सिमिलरली q इंटू जेड कंपोनेंट ई जेड इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ q इंटू भी। ये भी, ये जो सब आया अभी देख, इधर में से q तो कांस्टेंट है ना, तो q कट जाएगा, इधर से q कट जाएगा, इधर से भी q कट जाएगा। तो क्या मैं देयरफॉर मेरा जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे, इसको ऐसे बंद कर देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर मेरा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और ये ई एक्स कैसे आएगा ना, माइनस डेल भी बाई डेल एक्स करके आएगा, और ये कैसे आएगा ना, माइनस डेल भी बाई डेल वाई करके आएगा, और ये कैसे आएगा ना, माइनस डेल भी बाई डेल जेड करके आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द पोटेंशियल इज नोन टू यू एज ए फंक्शन। समझ रहे हो, ये मैं सारा कंपोनेंट निकालने वाला सिखा रहा हूं, बट एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दिया है वो सिंपली ई इंटू डी एक्स करके दे दिया है। क्लियर है पूरा, ये समझ में आपको आना चाहिए कि कभी भी अगर पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है, मैं आपको एग्जाम्पल भी करवा सकता हूं इसका, जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं, मान लो कि भी दे दिया ऐसे कुछ कि 3x² माइनस 2y स्क्वायर, सपोज भी दे दिया है ना, बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट पॉइंट दे दिया 1,1,1 है ना, जेड तो है नहीं, जेड रखते ही नहीं है, 1,1 ऐसे बोल दिया। अब देखो भी दे दिया है जब फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अगर चाहिए तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे। क्या करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स, तो चलो माइनस डेल वाई डेल एक्स ऑफ भी का वैल्यू 3x² वाई माइनस 2y स्क्वायर। सोचो
पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा मतलब y को कैसे ट्रीट करूंगा मैं, कांस्टेंट जैसा ट्रीट करूंगा, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 2y² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3y तो कांस्टेंट है, तो 3y बाहर आ जाएगा, -3y बाहर, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और इसका डेरिवेटिव तो 0 है, तो ये आंसर हो गया -6xy। ये हो गया e का x कंपोनेंट। सिमिलरली e का y कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, कैसे ना, -∂v/∂y, मतलब अब किसको कांस्टेंट मानना है, y को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो क्या गिवन है ना, -∂y/∂y ऑफ v का वैल्यू फिर से लिख दो 3x² -2y², तो कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी 3x²y, तो x² कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3x², y का डेरिवेटिव 1 -2y², तो इसका हो जाएगा -4 × y, दिस बिकम्स, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन पहले से ही है, तो ये आया e का y कंपोनेंट। तो देयरफॉर मेरा जो e वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ना, पॉइंट गिवन है 1,1, मतलब x = 1 पुट करो, y = 1 पुट करो, तो ex का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी EXi प्लस EYj पुट करो, ex का वैल्यू -6xy है ना, x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा -6i प्लस y कंपोनेंट, तो x का वैल्यू भी 1, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -4, 3 - 4 इज -1, और ये -1 +1, तो 1j। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड पूछ दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कर सकते हो √6² + 1², दैट इज √37 N/कूलम। ये आंसर हो गया, खत्म कहानी। तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन होता है फंक्शन का, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, कहाँ पे निकाल रहे थे वहां पे, और अगर ऐसा कभी पता हो, पोटेंशियल पता हो, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल, क्लियर है पूरा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये कहानी होता है कि हम लोग कैसे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करते हैं। वेरी वेरी सिंपल, 3 क्वेश्चन, मतलब ये एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन जो कि बहुत आसान डेरिवेशन है, लेकिन ये डेरिवेशन से हम लोग एंट्रेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे से dv/dx बोल देता है, बट कहीं पे हमें पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर दिए हैं। इसीलिए मैं बता दिया तुम्हें कि अल्टीमेटली हम लोग जैसे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करते हैं, उस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट कर सकते हैं, एंड दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस। और ये उसका बढ़िया सा एक एग्जाम्पल, जिसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि किस तरह से पोटेंशियल गिवन हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है पूरा? तो अगर ये कंप्लीटली समझ में आ गया कि ई और भी के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग अब इसको यूज करेंगे कुछ और अच्छा चीज समझने के लिए। क्या क्या चीज समझेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखें ना। सपोज कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, जैसे कि भी का फंक्शन आपको दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। कभी कभी ई का फंक्शन दे देगा, ई वेक्टर इज गिवन बाई 3xi प्लस 2y² सपोज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन नाउ टू यू, एंड क्या बोल रहा है, ए पॉइंट, ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए से बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया होगा 1, 2, -1, जेड तो है नहीं, जेड नहीं लिखता हूँ है ना, वरना जेड दे भी सकता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1, 2 और बी का कोऑर्डिनेट है -1, -3 सपोज। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं। इफ बोल रहा है कि इफ पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू 10 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल एक पॉइंट पे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो बताओ हमें कि क्या होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे याद करो ना। हमें पता है कि जो dv है, अगर तुम थोड़ा अच्छे समझोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो फाइंड आउट किया, अभी क्या फाइंड आउट किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट किए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आया ना, E =
माइनस dv/dx, ये आ गया माइनस dv/dx, है ना। और ये लेकिन अगर सिर्फ x में मूव कर रहा होगा तो हम e इक्वल्स टू माइनस dv/dx यूज करेंगे, y में भी होगा तो du/dx यूज करेंगे। तो यहां से एक चीज हमारा निकल के आता है, वो ये है कि dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर और यहां पे माइनस, है कि नहीं। अगर du होता तो यहां पे फोर्स होता, अरे पहले बताया ना, यहां पे अगर du चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता तो यहां पे फोर्स होता, बट यहां पे अभी चेंज इन पोटेंशियल है तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ही लिखा हूं। अब नहीं सॉरी, एक्चुअली इंटीग्रेशन अभी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन अभी नहीं आएगा, माइनस ई डॉट डी आर होगा। तो अगर मुझे दो पॉइंट के बीच में चाहिए कभी भी तो मैं क्या करूंगा ना, इंटीग्रेशन डीवी कहां से कहां तक, ना ए से बी तक मूव करवा दिया, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, कौन से पॉइंट से, ए का कोऑर्डिनेट 1,2 से बी का कोऑर्डिनेट -2,3 और सॉरी -1,-3, -1,-3। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर को मुझे ऐसे करना है। अब ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर कैसे निकलेगा ना, माइनस, ध्यान से देख, इंटीग्रेशन पहले ई का एक्स कंपोनेंट इंटू डी एक्स और एक्स का चेंज कहां से कहां तक, 1 से -1 तक, प्लस, है ना, इसको पूरा ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस पूरा बाहर है, प्लस ई इंटीग्रेशन ई का वाई कंपोनेंट इंटू डी वाई और वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक, 2 से -3 तक। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पोटेंशियल एनर्जी का फास्ट लेक्चर में जैसा करवाया था, फोर्स का वैल्यू दे दिया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करवाया था, यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। तो देखो ये VA माइनस VB को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा VB माइनस VA, और इसको वाट डन निकाल दो तो ई का एक्स कंपोनेंट पुट कर सकते हो, वाई का ई का वाई कंपोनेंट पुट कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो, फिर VA का वैल्यू कितना पुट कर दोगे, 10 वोल्ट पुट कर दोगे, तो क्या VB का वैल्यू आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करवाने वाला नहीं हूं क्योंकि इससे ऐसे वाला पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मैं करवा चुका हूं, और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फोर्स का कैलकुलेशन जैसा होता है, पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कैलकुलेशन एज इट इज सेम टू सेम होता है। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, बहुत सिंपल सी बात बताया, पहले पूरा क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करते हैं, तभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाएंगे तो कितना पोटेंशियल चेंज होगा ना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर करके। पूरा अच्छे समझ में आया। तो इस तरह से ये दोनों सिखा दिया कि पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो तो क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो फंक्शन तो पोटेंशियल का चेंज कैसे लिख सकते हैं, दोनों बातें क्लियर है पूरा। अब चलते हैं इसके अंदर कुछ और बढ़िया सी बात। क्या और बढ़िया सी बात है, ध्यान से सुन। कभी कभी क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज यूनिफॉर्म, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, एक रीजन में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखते हैं ना, सीधा सीधा लाइन दिखते हैं सर, ऐसे सीधा सीधा लाइन, 1 2 3 ऐसे सीधा सीधा लाइन दिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ऐसे दिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हम ड्रॉ कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी दिखता है। अब बोला है कि इसके अंदर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है ऐसे, और ए से और एक पॉइंट इधर है, यहां पे और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, मान लो कि कुछ 10 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। अभी तुम्हें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, फिर बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। सोचो पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच में कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने बताया। अभी अगर इसको तुम लोग समझ गए होगे ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, यही तो होता है यार, और क्या है कि नहीं।
तुम्हें मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, सोचो क्या क्या तुम्हें सोचना है, सोचना क्या है तुम्हें मैं बताता हूँ यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट के अंदर सोचना क्या था तुम लोगों को ना। जब इधर dv आता है तो इधर आता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, इधर जब dv आता है तो इधर आता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे आता है ना। तो अगर इधर इंटीग्रेशन कर दो dv का तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाता है ई डॉट डी आर का, है कि नहीं। ये इंटीग्रेशन dv करोगे तो यह आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इधर अगर ये ई कांस्टेंट हो गया, अगर ये ई क्या हो गया कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस ई बाहर इंटीग्रेशन डी आर, और इंटीग्रेशन डी आर जो है वो को क्या है टोटल लेंथ ही तो है है कि नहीं। इंटीग्रेशन डी आर मतलब थोड़ा सा डी आर डिस्प्लेसमेंट, उसको इंटीग्रेशन कर रहे हो मतलब टोटल लेंथ आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए जितना लेंथ मूव करेगा वही, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू माइनस e इंटू लेंथ, e इंटू लेंथ, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट था तो इसीलिए हम लोगों को एक cos थीटा भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, cos थीटा। तो e इंटू लेंथ इंटू cos थीटा कब करेगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो कांस्टेंट हो, और इसको माइनस को इस साइड ले आओ तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर ठीक है तुम्हारा v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल्स टू e इंटू लेंथ इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला जिसको तुम्हें यहां पे यूज करना है। क्लियर है पूरा। अब ध्यान से समझते हैं, ये जो है va माइनस bb, va माइनस bb है ना। भी देखो a से b जा रहे, मतलब ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, और ये वाला एंगल गिवन है, मान लो तुम लोगों को कुछ 60 डिग्री गिवन है ये वाला एंगल, तो va माइनस bb, तो क्या लिखेंगे देखो, v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल्स टू e इंटू डिस्टेंस लेंथ, लेंथ कितना 4 इंटू a से ये वाला लेंथ है और ये कितना है एंगल है 60 डिग्री, तो cos 60 ये हो जाएगा। तो कितना आ जाए, cos 60 इज हाफ, तो 10 इंटू 4 इंटू हाफ दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो va माइनस bb का वैल्यू कितना हो गया 20। तो उसी तरह क्या vb माइनस bc और va माइनस ac भी बोल सकते हैं, देखते हैं। तो अगर vb माइनस bc फाइंड आउट करना है तो सिमिलर वे में डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू e इंटू लेंथ, लेंथ कितना गया 3 इंटू उसका एंगल कितना बना रहा है 30, तो cos 30 डिग्री। सिंपल आंसर आ जाएगा, ये भी ये आ जाएगा 30 इंटू √3/2, तो 15 √3 वोल्ट। ये आ गया vb माइनस bc। अब बात ये है कि तुझे अगर va माइनस bc निकालने के लिए बोल दिया, ओहो, अगर va माइनस bc निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करोगे। अगर va माइनस bc बोला तो सोच, या तो तुझे a से c तक ज्वाइन करके ये एंगल ढूंढना पड़ेगा, ये कहानी करना पड़ेगा, या तो इसको एक काम कर, क्या कर ना, इसको ऐसे लिख va माइनस bb माइनस bc, ऐसे कर, तो क्या होगा माइनस bb और ये माइनस bb कैंसिल हो जाएगा। सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, प्लस कर देते हैं ना, इसको प्लस कर देते हैं, सॉरी इसको प्लस कर दो, va माइनस bb प्लस bb माइनस bc, तो bb कैंसिल हो जाएगा, va माइनस bc आ जाएगा। अब va माइनस bb कितना है 20 और ये कितना है 15 √3, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 20 प्लस 15 √3, ये हो गया va माइनस bc। ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, समझ रहा है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग होता है दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, दिस इज द वर्क डन टू मूव प्लस 1 कूलम चार्ज, ये भी वही है, दिस इज द वर्क डन टू मूव प्लस 1 कूलम चार्ज, दिस इज द वर्क डन। ये जो वैल्यूज आया, ये वैल्यूज आया वर्क डन, अगर हम प्लस 1 कूलम को ए से बी लेके जाएं, बी से सी लेके जाएं, या फिर ए से सी लेके जाएं, तो 1 कूलम के लिए कितना होगा। अगर कोई दूसरा चार्ज दिया होता तो खुद सोच,
अगर कोई दूसरा चार्ज दिया होता तो क्या सिर्फ इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते तो उस चार्ज को मूव कराने वाला हम लोगों को वर्क डन मिल जाता, है कि नहीं। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे और पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो तो ई इंटू लेंथ इंटू कॉस थीटा करना है, इनिशियल माइनस फाइनल। और अगर वर्क डन पूछ लिया तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस के साथ तुम लोग मल्टीप्लाई कर दो किसको, चार्ज को, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि व्हाट विल बी द वर्क डन टू टेक एनी चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक चार्ज को ऐसे बोला जाता है कि वन चार्ज जो है, एक चार्ज, वन चार्ज इज मूव्ड A to B then B to C। another चार्ज, और एक चार्ज था another चार्ज, उसको कैसे मूव करवाया गया, डायरेक्टली A to C। इन दोनों का वर्क डन सेम होगा कि अलग अलग होगा, इन दोनों का वर्क डन सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। क्यों, कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी पास से ले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लग रहा है तो वर्क डन का वैल्यू हमेशा सेम ही होगा। तो ये चीज याद रखना है कि ऐसे इलेक्ट्रिक कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो ये चीज याद करना कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट तक जाने का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, potential and the questions related to them, how to find the electric field and potential between any charges। क्लियर पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट पता हो गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे कि हम लोग याद करो, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका एप्लीकेशन की, जो पढ़े हम लोग कैसे यूज करेंगे। अगर इन्फानाइट रॉड होता था, इन्फानाइट चार्ज रॉड, इन्फानाइट चार्ज्ड वायर, इन्फानाइट चार्ज्ड वायर हुआ करता था, तो याद करो उसके वजह से ये सपोज इन्फानाइट चार्ज्ड वायर है, ऐसे इधर भी इन्फानाइट तक गया है और इधर भी इन्फानाइट तक गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक, और मुझे ये बताना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मुझे बताना है पोटेंशियल डिफरेंस एट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट बी, मुझे ये बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस एट ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट बी। सोच, इसको अगर तू इनिशियल मान लिया, इसको इनिशियल मान लिया और इसको अगर तू फाइनल मान लिया, ठीक है, तो क्या चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल इज सिंपली इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। सोच, इसका लैम्बडा कूलम पर मीटर होगा इन्फानाइट रॉड का, और इन्फानाइट की रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कोई भी डिस्टेंस एक्स पे, ये डिस्टेंस है r1 मान लो और ये पूरा डिस्टेंस है r2 मान लो, तो अगर कोई भी डिस्टेंस एक्स पे, कोई भी डिस्टेंस एक्स पे अगर मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, 2k लेम्बडा बाई एक्स, ऐसे होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज्ड रॉड, है ना, इन्फानाइट चार्ज रॉड। तो यहाँ पे मैं कैसे मूव करवा रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर ही, और डिस्टेंस भी एक्स है, तो क्या मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन को ई इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा के बदले कॉस जीरो लिख दो, तो ई का वैल्यू 2k लेम्बडा बाई एक्स इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक। दिस इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। देख, क्या तू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बता सकता है? क्या अगर तुझे ए पे पोटेंशियल पता है तो क्या बी पे बता सकता है? ये चार्म है, दिस इज द चार्म, कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से जानते हो तो वहां से कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम आराम से कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है पूरा? समझ में भी आना चाहिए जो भी पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत मस्त है और शानदार है। ये एक बढ़िया एग्जांपल है कि हाउ वी कैन यूज द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट how to calculate the potential, how to calculate the electric field from potential, potential from electric field, all these things। ये कैलकुलेशन वाले सेक्शन खत्म हो गए।
नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। उसका नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही पता चल रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है? इक्वल पोटेंशियल। मतलब हम लोग अभी एक ऐसे सरफेस की बात करेंगे जहां पे हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? इक्वल। मतलब इक्विपोटेंशियल, दिस इज द सरफेस, और इसको ऐसे लिखा जाता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, है ना। ऑल पॉइंट्स अराउंड, अराउंड ये बाद में लिखेंगे, हैविंग equal potential, having equal potential is called an equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा एक सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो? सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि मैंने सपोज एक पॉइंट चार्ज रख दिया यहाँ पे, पॉइंट पी, चार्ज एक रख दिया क्यू। सोचो अगर इसके ऊपर कहीं पे भी, इससे अगर मैं कोई भी डिस्टेंस में जाके आर, अगर मैं इसके साथ में कहीं भी जाऊं, कितना भी डिस्टेंस जाऊं, किधर भी जाऊं, इधर, है ना, इसके ऊपर चाहे मैं इधर ऐसे आर डिस्टेंस में जाऊं तो भी यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना होगा ना? के क्यू बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर लिया हूँ स्मॉल आर। अगर यहाँ पे भी मैं आर डिस्टेंस में जाऊँ तो यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर। यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर। मतलब ऐसा अगर मैं एक स्फीयर कंसिडर करूँ, ऐसा मैं एक स्फीयर कंसिडर करूँ तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? सेम। सो दिस स्फीयर, ये जो स्फीयर मैंने बनाया, दिस स्फीयर इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस। क्या इस तरह का एक ही सरफेस पॉसिबल है कि इस तरह और भी सरफेस बन सकते हैं? और भी बन सकते हैं जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे सेम होगा बट उसका पोटेंशियल इससे डिफरेंट होगा। जैसे मैं बताता हूं, सपोज मैंने इसके ऊपर और एक बना दिया सर्कल, ठीक है, और एक थोड़ा छोटा सा बना दिया, सपोज इस तरह से छोटा सा बना दिया, ठीक है, छोटा सा बना दिया, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है कुछ r1, सपोज इसका रेडियस है कुछ r1, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई r1, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई r1। मतलब समझ रहे हो? मतलब ऊपर वाला जो स्फीयर है बड़ा वाला, वो अपना एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर हर एक जगह पोटेंशियल सेम है। नीचे वाला जो सरफेस है वो भी अपने में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर हर एक जगह पोटेंशियल सेम है। इस तरह इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे, है ना। तो देयरफॉर क्या लिखा गया? देयरफॉर फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, कैसे हो जाएंगे? शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस ना कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो क्या होते हैं ना? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो कि कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर वाले, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एट द सेंटर, सेंटर पे चार्ज रख के अगर जितने भी स्फीयर में बनाऊंगा वो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये हो गया पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरह अगर हमारे पास कभी ऐसे एक इन्फाइनाइट वायर हो, इस तरह से एक इन्फाइनाइट वायर है, सपोज चार्ज्ड वायर है, ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली ऐसे चार्ज है, चार्ज है, ठीक है। सोचो तो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी अलग अलग डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, किधर भी आ जाओ, कोई भी डिस्टेंस में अगर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। ये डिस्टेंस, इसका वैल्यू जो भी होता है, ये इन्फाइनाइट हो गया, मान लो ये भी इन्फाइनाइट वायर है, ठीक है। तो इसके वजह से अगर पोटेंशियल सोचोगे तो क्या बनेगा ना, इसके चारों तरफ एक स्फीयर, सिलेंडर बन जाएगा। इस तरह से एक क्या बन जाएगा? इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बन जाएगा, है ना। छोटा सा सिलेंडर भी बन सकता है और थोड़ा सा छोटा सिलेंडर भी इसके ऊपर बन सकता है यहाँ अंदर में।
तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे आएंगे, लाइन चार्ज की वजह से, है ना, कौन सा चार्जेस, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या आया ना, कंसेंट्रिक सिलिंडर्स, कंसेंट्रिक सिलिंडर्स विथ वायर एज द एक्सिस, विथ वायर एज द एक्सिस। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा और ये सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा जब आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा, वहां पे वेव फ्रंट का शेप भी ऐसा ही होता है कुछ। तो अलग अलग चार्ज हम लोग लेने से अलग अलग टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे क्रिएट होते हैं, राइट, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट होते हैं। जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल क्रिएट हुआ, लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल क्रिएट हुआ, कभी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ या फिर नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। जैसे कि कभी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से कैसा होता है वो देखते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे सीधा सीधा दिख रहे होंगे लाइंस, है ना, पहले हम पढ़ चुके हैं कि इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस वो होते हैं इस तरह से। तो इनके वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं वो बनते हैं हमारे इस तरह के प्लेन्स, इस तरह के पैरेलल पैरेलल प्लेन्स बनते हैं। प्लेन समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक प्लेन होगा इस तरह से, ऐसा एक प्लेन होगा यहाँ पे इस तरह, समझ रहे हो, ये एक प्लेन है। उस तरह यहाँ पे और एक प्लेन है, इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इस तरह जितना आगे तक जाएगा उतने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। तो इक्विस्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स आते हैं हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है जो कि लिखते हैं हम लोग इक्विस्पेस्ड, इक्विस्पेस्ड, इक्विस्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स। ये होता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो इस तरह से दिखेंगे, है ना। ये दीज आर आवर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो वहां पे डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स का जिन पॉइंट्स की वजह से पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मैं और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको और अच्छा लगेगा शायद थोड़ा सा, ठीक है। क्या एग्जाम्पल, ध्यान सुने ना। सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों चार्ज तो इक्वल है, तो अगर इससे मैं इक्वल डिस्टेंस में आ जाऊं तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो होगा प्लस चार्ज की वजह से प्लस, माइनस चार्ज की वजह से माइनस। अगर एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस में रखूंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, है कि नहीं। यहाँ पे खाली नहीं, मैं कोई भी इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मैं ले जाऊं, कहीं पे भी मैं पॉइंट ले जाऊं, ये पॉइंट ले जाऊं तो भी डिस्टेंस इक्वल, तो भी यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, ये पॉइंट ले जाऊं तो यहाँ पे, तो इस लाइन के ऊपर हर एक जगह पोटेंशियल जीरो होगा। खाली इस लाइन के ऊपर नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे कंप्लीटली प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ ना, इस लाइन के ऊपर मैं अगर इस तरह से कंप्लीटली प्लेन ड्रॉ कर दूंगा तो इस प्लेन के ऊपर हर एक पॉइंट पे भी हमारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। सो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो ये ऐसा वाला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल जीरो होगा। यहाँ पे इसका पोटेंशियल कुछ V1, इसका कुछ V2, इसका कुछ V3, मतलब इसके ऊपर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होता है, बट अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल जो कांस्टेंट पोटेंशियल और जो इक्वल पोटेंशियल है वो अलग अलग सरफेस का अलग अलग होता है। बट एक सरफेस को चूज करो तो वो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक सरफेस बोल के नहीं, बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि अलग अलग सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होगा, बट एक ही सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये हमको समझना है, समझ में आया। अच्छा,
ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, ये हो गया उसका बाद। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देयर इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ना, अगर कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले जाओ, उसके ऊपर 2 पॉइंट तुम लोग चूज कर दो, जैसे कि ये सपोज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज मैं बोला कि दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर अगर मैं यहां पे एक पॉइंट चूज करूं ए और यहां पे एक पॉइंट चूज करूं बी, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। ए और बी जो है वो सेम पोटेंशियल में है, ध्यान से सुनना, ए और बी जो है क्या है, वो सेम पोटेंशियल में है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 0 हो गया तो वर्क डन टू मूव एनी चार्ज, कोई भी चार्ज को अगर मैं ए से बी मूव करवाना चाहता हूं फ्रॉम ए टू बी, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जितना हमें वर्क डन उतना ही करना पड़ता है। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, मतलब पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट से कोई भी दूसरे पॉइंट को चार्ज हम मूव करवाना चाहते हैं तो हमें कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, देयरफॉर नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन ऑर्डर टू मूव ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पूरा क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या क्या समझ में आया? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज 0, तो वर्क डन की चाहिए नहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए। पूरा क्लियर? अच्छा, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया, ध्यान से सुनो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उस सरफेस को हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। 1 मार्क या 2 मार्क में, 2 मार्क में जनरल नहीं पूछता, 1 मार्क ये पूछे आते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, रीजन या फिर उसका एक्सप्लेनेशन। ध्यान से सुन, अगर ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मैं बोलूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ये आ गया अलोंग द सरफेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग द सरफेस, तो कोई चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा अलोंग द सरफेस। तो अगर फोर्स लग गया अलोंग द सरफेस तो एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। बट हमारा तो कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन नहीं करना है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, हमेशा परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर है पूरा? क्या बोला गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा हुआ तो ऐसे लिख देता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा हुआ, टेढ़ा, तो क्या होगा ना, अलोंग द सरफेस कंपोनेंट आएगा, अलोंग द सरफेस कंपोनेंट आएगा। अगर अलोंग द सरफेस कंपोनेंट आया तो अलोंग द सरफेस फोर्स भी लगेगा, है ना। अलोंग द सरफेस क्या लगेगा, फोर्स। अलोंग सरफेस फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगा तो वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, बट वर्क डन की जरूरत हमें नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी टेढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यह हमारा कहानी है, समझ में आया? तो अगर कहीं पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आते हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लिखेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो भी हमें पता है ना। और डायरेक्शन किधर होगा ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का
डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो मैंने बता दिया। कैसे निकालेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई इंटू लेंथ इंटू कॉस थीटा, ई इंटू लेंथ इंटू कॉस थीटा। सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर है पूरा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या है। नहीं भाई, इक्विपोटेंशियल का मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वागडन जीरो, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए चार्ज को कोई वागडन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रेजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर हुआ टेढ़ा तो आएगा कंपोनेंट अलोंग दी सरफेस, फोर्स लगेगा अलोंग दी सरफेस तो वागडन करना पड़ जाएगा। बट हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि वागडन करना नहीं चाहिए, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेढ़ा नहीं हो सकता। पूरी कहानी दिमाग में बैठनी चाहिए और पूरी चीजें आपको क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, ये जो क्वेश्चन निकाला ना इसके ऊपर अभी मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा एक दो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखो। कोई भी सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल हो गया तो उसका पोटेंशियल। तो अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको फील आ जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलो, जैसे कि एक एग्जाम्पल, शानदार सा एग्जाम्पल। सपोज आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है ना। सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले सीधा सीधा बनाते हैं ऐसा, यहाँ पे और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे और एक इक्विपोटेंशियल, ये सब प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, समझ रहे हो। दीज आर प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत सारे ऐसे गिवन है, प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये मान लेते हैं कि कुछ 30 वोल्ट का है, ये मान लेते हैं कुछ 15 वोल्ट का है, ये मान लेते हैं कुछ 0 वोल्ट का है। मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट। ये एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट, और यहाँ पे 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में भी जो डिस्टेंस दिया है वो भी दिया है 10 सेंटीमीटर। बोला कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ। वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो, स्केलर फॉर्म में बता सकते हो, कैसे भी, है ना। कैसे बताएंगे, ध्यान से सुने। क्या बोला है, पहली बात कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अगर ये क्या है, अगर ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा मोटा मोटा करके, अगर ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इनको क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहली बात, पहला चीज क्या है ना, पहला चीज तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पहला बात है। और दूसरा बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये दूसरा बात है। और तीसरा बात क्या है इसके अंदर, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू कॉस थीटा करते करते हम लोगों का भी इनिशियल माइनस भी फाइनल आएगा। ये काम करना है हम लोगों को, चलो कर देते हैं। तो पहली बात है कि पोटेंशियल पता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे वो डेफिनेटली कौन से वाले डायरेक्शन में बनेंगे, इस वाले डायरेक्शन में बनेंगे, ऐसे ये ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब तो ऐसे ही आना पड़ेगा ना यार, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो ऐसे ही आना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ठीक है। डायरेक्शन लेफ्ट की राइट, डायरेक्शन किधर होगा बोलो, लेफ्ट की राइट, डायरेक्शन लेफ्ट की राइट होगा ना। जिधर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज किधर हो रहा है, 30 से 15, 15 से ये डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी डायरेक्शन होगा इसका वो इस वाले डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। अच्छा, वैल्यू कितना होगा ना, हमें पता नहीं, कांस्टेंट तो होगा क्योंकि पैरेलल दिख रहा था ना हमें। पैरेलल प्लेन्स कब आते हैं, पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कब आते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ये भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा पक्का, अच्छा ठीक है, तो हर जगह तो सेम है। एक काम करते हैं, ये दो प्लेट के बारे में कंसीडर करते हैं, इसको इनिशियल कंसीडर कर देते हैं और इसको फाइनल कंसीडर कर देते हैं। सबसे पहले
ठीक है, कर देते हैं कंसिडर, इनिशियल और फाइनल कंसिडर कर दिया। तो क्या लिखूंगा ना, भी इनिशियल मतलब 30 वोल्ट माइनस भी फाइनल मतलब 15 वोल्ट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू में यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 इंटू सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मैं 30 to 15 भी इधर ही आया, इनिशियल टू फाइनल ऐसे आ रहा हूँ, है ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इधर हो गया, तो एंगल डालेंगे cos 0, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/10⁻⁻1, तो ये ऊपर चला जाएगा ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू आ जाएगा 150 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दिख रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 150 आई कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 पॉइंट जिसको याद होगा उसको समझ में आएगा। इसके अंदर और एक पॉइंट हम लोग एक्चुअली इनडायरेक्टली इंक्लूड कर दिए कि पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस आया या प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कांस्टेंट वाला होगा, तो कहीं पे भी चूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। जैसे कि पूरा ये मैं सिंपल वाला दिया था एक, ठीक है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा करके जेई ने पूछा है ना। जेई ने सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा करके एक बार पूछा। क्या पूछा, ध्यान से सुन। बोला कि ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस, ये थोड़ा टेढ़ा क्यों हो गया, ऐसे तो गंदा है, हाँ, एक है वाई एक्सिस, सॉरी, ऐसे वाई एक्सिस दे दिया है और ऐसे एक्स एक्सिस दे दिया है, और बोला कि अभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे हैं, समझ रहे हो, इस तरह से हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है, ध्यान सुनना। मतलब अभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रहा है वो सीधा नहीं टेढ़ा दे रहा है, इस तरह से, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक। अब वैल्यू भी दिया है, क्या वैल्यू दिया है देखो ना, इसका वैल्यू दिया है 40 वोल्ट, इसका वैल्यू दिया है 30 वोल्ट, इसका वैल्यू दिया है 20 वोल्ट, इसका वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, इस तरह से, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल मान लो कुछ 45 डिग्री। बोला बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख गया, इसका मतलब मेरा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे वो इसको परपेंडिकुलर आएंगे और उसका जो भी डायरेक्शन होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या, मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर ऐसे ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में मुझे दिखाई देगा, राइट, ऐसे डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा, कुछ समझ रहे हो, दिस विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्यों डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इधर डिक्रीज हो रहा है इसीलिए डिक्रीज हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि ये देखो, ये 40 वोल्ट वाला है, ये है 40 वोल्ट वाला और ये है 30 वोल्ट वाला, बट डिस्टेंस जो गिवन है वो तो ये वाला डिस्टेंस गिवन है, यहां से यहां तक। तुम्हें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल आ गया और तुम्हें ये वाला डिस्टेंस चाहिए लेंथ, दिस इज एल, और ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल को मैं चूज कर रहा हूं, देख रहे हो ना कौन सा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ड्रीक ड्रीक ड्रीक, देख रहे हो, इस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल को मैं चूज कर रहा हूं। तो ये वाला ट्राइंगल में ये 45 डिग्री है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये एल है ना। तो हाइपोटेन्यूस हो गया 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब एल इंटू रूट टू का वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो एल का वैल्यू कितना हो गया 10/√2, दैट इज 5√2, है ना। एल का वैल्यू कितना आ गया 5√2, ओके। अब मुझे डरने की बात नहीं है, क्यों, मुझे पता है इनिशियल टू फाइनल, इसको इनिशियल और इसको क्या कर दूंगा फाइनल, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो इनिशियल टू फाइनल मतलब 40 - 30 =
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और ये लेंथ भी एल है, देख रहे हो ये वाला लेंथ एल है जिसका वैल्यू 5√2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता, ई इंटू एल का वैल्यू 5√2 इंटू cos 0, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, हम मूव भी इधर ही कर रहे हैं, तो cos 0 हो गया, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 5 2/√2, तो क्या ई का वैल्यू कितना आ गया, √2 न्यूटन पर कूलम। बट ये ई का वैल्यू आया, तुम्हें इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में लिखने के लिए क्या करोगे ना, फिर से सोचोगे कि अच्छा मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसा है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इधर 45 डिग्री बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर कंपोनेंट और एक इधर कंपोनेंट। इधर आएगा e/√2, इधर भी आएगा e/√2। और मैं ई को वेक्टर में कैसे लिख सकता हूं ना, ये नेगेटिव एक्स में है, तो -e/√2 इंटू आई कैप प्लस e/√2 इंटू जे कैप। ई का वैल्यू भी तो √2 है, तो देयरफॉर ई वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, -i कैप प्लस जे कैप। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना, कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन। इस तरह से अगर सीधा गिवन हो तो भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टेढ़ा गिवन हो तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप सबके सामने है, समझना पड़ेगा। यहां पे पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन इसीलिए कराया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चूज करना है। यहां पे रैंडम मैंने टेढ़ा मेढ़ा दे दिया ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि कैसे करना है हम लोगों को। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा इसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, और फिर हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट इसके ऊपर, और ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा दिस इज प्रीमियम, दिस इज प्रीमियम भाई साहब, दिस इज प्रीमियम। क्या प्रीमियम, ध्यान से सुन। बोला कि दो चार्ज दे दिया, ठीक है, एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज यहां पे है। बोला कि बताओ ये चार्ज सपोज +9 कूलम और ये चार्ज सपोज -4 कूलम, ठीक है। बोला कि बताओ व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विथ जीरो पोटेंशियल, और बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग जीरो पोटेंशियल। मतलब तुम्हें ऐसा एक लाइन या फिर सरफेस का इक्वेशन बताना पड़ेगा जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और हम लोग इसके लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो ओरिजिन यहीं पे, ऐसे तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन होगा, हालांकि टेंशन मत लो, दोनों का कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट गिवन है कि +9 कूलम को कहां पे रख दिया गया है, ओरिजिन में रख दिया गया है बोला है, और इसको मान लो कि 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया गया है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,0, है ना, इस तरह से जो भी क्या करो ना, मान लो कोई भी एक रैंडम पॉइंट है x, y, है ना, कोई भी कंसीडर है रैंडम पॉइंट, और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। लेट P इज एनी रैंडम पॉइंट, P इज एनी पॉइंट वेयर, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, जहां पे वेयर द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर मैं इस +9 को यहां से ज्वाइन करूं इस तरह से, और इसको ज्वाइन करूं इस तरह से, तो इसके वजह से पोटेंशियल ड्यू टू +9 कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4 कूलम मिलके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सोचिए अगर डिस्टेंस x हो गया तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x² + y²।
अरे है कि नहीं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ओरिजिन में है, और ओरिजिन में नहीं होता, कोई दूसरा पॉइंट होता तो भी कर सकते थे। ये जैसे कि ये इसका पॉइंट गिवन है 9,0 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस ये r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। r2 का वैल्यू कितना होगा ना, रूट ओवर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, मतलब 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा इसका डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस 9 कूलम का वैल्यू कितना आएगा ना, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस 9 कूलम विल बी k इंटू 9, ये -4 कूलम है, k इंटू 9 बाई डिस्टेंस r1, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, k इंटू 4 बाई r2 इक्वल टू 0। क्या r1 r2 का वैल्यू पता है, इसको उस साइड ले जाते हैं, k कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे आएगा 9 इंटू r2 इक्वल्स टू 4 इंटू r1, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज 9 इंटू r2 का वैल्यू कितना था ना, रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था r2 का वैल्यू, मतलब जो कि 4 कूलम से डिस्टेंस, इक्वल्स टू 4 इंटू r1 मतलब 9 कूलम से डिस्टेंस, जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 81 इंटू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस होल इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करो तो एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिलेगा, सिंप्लीफाई टू फाइंड द फाइनल इक्वेशन, तो वो वाला सरफेस या वो वाला लोकस है जिसके ऊपर हर एक जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, 0 है। सेम तो है, वो भी सेम में भी वैल्यू कितना है, 0। तो ये कहानी होता है हमारा, हम लोग जब क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी जेई में पूछे जाते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, नीट में जनरली पूछे नहीं जाते इस तरह के क्वेश्चंस, बट अगर पूछा जाए सिंपल सा देके कुछ ऐसा कुछ जिसका आंसर सिंपल सा आ रहा हो, इक्वेशन सर्कल वाला बन रहा हो या इक्वेशन एलिप्स वाला बन रहा हो, तो बिल्कुल दे सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो एलिप्स जैसा ही आता है कुछ, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लोकस क्या आएगा, एलिप्स आएगा कि सर्कल आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो या तो हाइपरबोला या तो एलिप्स या तो सर्कल हो सकता है ना, क्योंकि तीनों में स्क्वायर हो गया है, एक्स में भी स्क्वायर है वाई में भी स्क्वायर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इक्वेशन देख के कि ये क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली। क्लियर है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और ये जो कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं ना, ओरिजिन और 9, ये ओरिजिन और 9 ना देके कहीं और भी दे सकता है ना। इसका 9 कूलम को दे दिया, 9 कूलम का कुछ दे दिया 2,3 और -4 कूलम का दे दिया कुछ -1,2, तो भी वो डिस्टेंस लिखना आना चाहिए। कंसिडर ए रैंडम पॉइंट x, y एंड राइट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच चार्ज, देन राइट द सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0। और यहाँ पे 0 नहीं देख के कुछ और भी दे सकता था, फाइंड द इक्वेशन और फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल ऑफ 4 वोल्ट। तो तुम जो इक्वल टू 0 लिख रहे हो उसको इक्वल टू क्या करते, 4 करते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है, बट होगा नहीं, ऐसे परेशान मत लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे वाले हैं जो कि पूछे जाते हैं, और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आल्सो वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके वजह से पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं पे फिर खत्म करते हैं।